नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायणं नमो लोये सबसाहुणम् जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेन जैननिड्डिठं देवेन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा सरसा। यहाँ पे चल रहा है लोक भावना। लोक भावना में नरक गति का हमने पढ़ा था कि नरक गति में नारकियों की ऊंचाई अलग अलग होती है। जो पहली नरक है उसमें प्रथम पटल में 3 हाथ की ऊंचाई होती है। एक हाथ होता है लगभग अम, एक हाथ होता है लगभग 1.25 फीट का, लगभग 1.25 फीट। तो ये लगभग होगा ये कितने, तीन, लगभग 4 फीट के अराउंड हो गई प्रथम पटल में। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो 13वां पटल है पहले नरक का, उसमें हाइट कितनी है, 7 धनुष। एक धनुष में होता है 5.25 फीट। तो 35 फीट तो ये हो गई, है ना। और और उसमें 1.5 फीट और बढ़ा लो अपन, तो कितनी हो गई, 8.5 फीट। और 3 हाथ, तो इसमें अपन कितना, 3 हाथ में कितना हो गया, 3 फीट और बढ़ा लो, तो कितनी हो गई, 40 फीट। और 6 अंगुल, 6 अंगुल में 0.8 होता है, तो 0.8 और 6, 6 8 जा 48, 4 फीट और बढ़ा लो अपन। लगभग 44-45 फीट की हाइट होती है पहली नरक में सबसे ज्यादा। इसके बाद बढ़ते जाएंगे अपन, तो क्या होगा, दुगनी दुगनी होती जाएगी। जैसे कि दूसरी पृथ्वी की कितनी हो जाएगी हाइट, जो पहली पृथ्वी की हाईएस्ट है उससे डबल हो जाएगी। ऐसे सातवीं पृथ्वी के नारकी की हाइट होती है 500 धनुष, 500 धनुष, 500 धनुष होती है हाइट। एक धनुष में 5.25 फीट, तो कितने हो गए, 5 5 25, 2500 फीट। 2500 फीट और 0.25 को भी मल्टीप्लाई कर लो आप 500 से, तो और बढ़ जाएगा, उसमें नंबर बढ़ा है ना। कितना हो गया, 125 और मिला लो आप, तो कितने हो गए, 2625 फीट लगभग हाइट होती है। 2625। और ऊपर के नरकों में जो उत्कर्ष ऊंचाई है उससे कुछ अधिक नीचे के नरकों में जघन्य ऊंचाई है, ये तो ठीक है। अब आयु बताते हैं कि हर एक पटल में, जो फ्लोर बताए थे ना, हर एक पटल में अलग अलग हाइट होती है। जो पहली नरक है उसके पहले पटल में 10,000 आयु है। फिर उसके बाद आगे बढ़ता जाता है, तो अंतिम पटल में कितनी आयु है, 13वें पटल में 1 सागर। दूसरी नरक में कितनी है, 3 सागर। फिर आगे 7, 10, 70, 22 और ऐसे 33 सागर आयु प्रमाण है। उत्कृष्ट और जगन्य निकालना है आपको, तो क्या करेंगे अपन, जगन्य में एक समय जोड़ा, तो वो अगले पटल या अगले नरक की कितनी बन गई, वो उत्कृष्ट में जोड़ा तो वो जगन्य बन गई अगले नरक की। ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है 1 सागर, तो दूसरे नरक की जघन्य कितनी होगी, 1 सागर, 1 समय, है ना। और उत्कृष्ट कितनी नहीं होगी, उत्कृष्ट होगी 3 सागर। ठीक है, ये आयु है। अब इसमें मुख्य बात थी, और अंतिम, अंतिम जो नरक है उसमें कितनी है, 33 सागर। ठीक है। अब इसमें आया था कि असंगी पंचेंद्री, गोवा आदि पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्रियों को क्रम पूर्वक रत्न प्रभा आदि 6 पृथ्वियों तक जाने की शक्ति है। असंगी होगा कोई पंचेंद्री जीव, असंगी कहाँ पे होते हैं, तिर्यंश में। तो असंगी, तिर्यंश है, पंचेंद्री है, वो पहले नरक से आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है। फिर गो आदि होते हैं, दूसरे नरक से आगे नहीं जा पाएंगे। पक्षी है, वो तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। सांप जो है वो चौथे नरक तक ही जा सकता है। शेर इतना क्रूर जो है वो 5वें नरक से ऊपर नहीं जा सकता। और स्त्रियां जो है वो छठे नरक तक ही जा सकती है मैक्सिमम, पहले से छठे तक। 7वें नरक में नहीं जा सकती। 7वें नरक में तो जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं, भोग भूमि वाले भी नहीं, भोग भूमि वाले तो स्वर्ग में जाते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य और जो स्वयंभू रमण समुद्र में मत्स्य होता है वही जा सकता है। ठीक है। अब कोई जीव लगातार नरक में जाए,
तो कितनी बार जा सकता है लगातार? मतलब ये है कि नरक में था, फिर बाहर निकला, फिर नरक में गया, फिर बाहर निकला, फिर नरक में गया। ऐसा नहीं होगा कि नरक से वापस नरक में ही जन्म होगा, क्योंकि नारकी जीव निकल के वापस नारकी नहीं बनता है कंटिन्यूअसली। एक आध भाव छोड़ के बजा सकता है। तो अगर लगातार जाएगा पहली पृथ्वी में तो कितनी बार? 8 बार। दूसरी में 7 बार, तीसरी में 6, चौथी में 5 बार, पांचवी में 4 बार, छठी में 3 बार, और सातवीं में 2 बार जा सकता है लगातार। कि सातवीं में था, बाहर निकला, फिर सातवीं में चला गया। ठीक है। परंतु सातवें नरक से निकला हुआ जीव पुनः एक बार उसी अथवा दूसरे किसी नरक में जाता है, ऐसा नियम है। अब नरक से जो जीव निकला वो क्या क्या नहीं बन सकता? बलदेव नहीं बन सकता। जो रामचंद्र जी हुए थे ना, बलदेव 63 का पुरुष। वासुदेव नहीं होगा, नारायण। प्रति नारायण नहीं बनेगा, और चक्रवर्ती नहीं बनेगा। ये शलाका पुरुष नहीं बन सकता, ये 4 प्रकार के। तीर्थंकर बन सकता है नरक से निकला हुआ जीव, लेकिन ये नहीं बनेगा। और पहले से तीसरे नरक से जो निकलेगा वो तीर्थंकर बन सकता है अगले भाव में, लेकिन उसके आगे का निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता। और पहले से चौथे नरक से जो निकलेगा वो अगले भाव में मोक्ष जा सकता है, लेकिन पांचवे या उसके आगे से जो निकला वो मोक्ष नहीं जा सकता अगले भाव में। ठीक है। छठे से निकला हुआ जीव, पहले से पांचवे निकला हुआ जीव अगले भाव में भावलिंगी मुनिराज बन सकता है, लेकिन छठे से आगे वाला, छठे सातवें वाला मुनिराज भी नहीं बन सकता। और और पहले से छठा हुआ निकला जीव अणुव्रत धारण कर सकता है, इन सातवें नरक से निकला हुआ जीव अणुव्रत भी धारण नहीं बंद कर सकता। सातवें नरक से निकला हुआ जीव अगले जन्म में क्या, नरक से जो जीव निकलता है वो क्या बनता है? या तो मनुष्य बनेगा या तिर्यंच। कहाँ का बनेगा? मनुष्य बनेगा तो गर्भज मनुष्य बनेगा, या तिर्यंच बनेगा, या कर्म भूमि का संगी पर्याप्तक ही बनता है। लेकिन सातवें नरक का निकला हुआ जीव नियम से तिर्यंच ही बनता है, मनुष्य नहीं बन सकता। ये नियम है। ठीक है, ये ख्याल होंगे, पहले भी बताए हैं। अब नारकियों को दुख कैसा है, इस दुख को अपन पढ़ लेते हैं। पढ़िए उमा आंटी जी, क्या दुख है नारकियों को? पढ़िए दुख उनका। जय जिनेन्द्र। अब नारकियों के दुख का कथन करते हैं। वह इस प्रकार है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन जिसका स्वभाव है, ऐसे निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान की भावना से उत्पन्न निर्विकार परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद रहित और 5 इंद्रिय के विषय सुख के आस्वाद में लंपट ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा उपार्जित नरक आयु और नरक गति आदि पाप कर्म के उदय से वे नरक में उत्पन्न होकर 4 पृथ्वियों में तीव्र उष्णता का दुख, 5वीं पृथ्वी के ऊपर के 3/4 भाग में तीव्र उष्णता का दुख और नीचे के 1/4 भाग में तीव्र शीत का दुख तथा छठी और 7वीं पृथ्वी में अत्यंत शीत से उत्पन्न दुख का अनुभव करते हैं। और छेदन भेदन करवत माने तलवार से विदारण, घानी में पेलने का, सूली पर चढ़ाने आदि का तीव्र दुख सहन करते हैं। कहा है कि नरक में नारकियों को रात और दिवस दुख रूपी अग्नि में जलते हुए आंख के टिमकारे जितना भी सुख नहीं है, परंतु सदा दुखी लगा रहता है। पहली 3 पृथ्वियों तक असुर कुमार देवों की उदीर्णा द्वारा उत्पन्न दुख भी भोगते हैं। इस प्रकार जानकर नरक के दुख का विनाश करने के लिए भेदा भेद रत्नत्रय की भावना करना। इस प्रकार संक्षेप में अधोलोक का व्याख्यान जानना। ये अपना अधोलोक का व्याख्यान हुआ पूरा, कि नारकियों को दुख कैसा, ये सब पढ़ा है अपन ने छह ढाला में। पहली ढाल में बहुत अच्छे से आता है। क्या है कि कौन प्राप्त करता है? मिथ्या दृष्टि जीव जो 5 इंद्रिय के विषय सुख में ही लंपट है,
और अपनी आत्मा का आनंद से दूर हैं, वे जीव नरक में जाते हैं। अब क्या होता है कि वहां पे शुरू की मौसम देख ले, मौसम कैसा है, कहीं घूमने जाते तो मौसम देखते ना। तो नरक में मौसम कैसा है कि शुरू की 4 प्रतियों में तो खूब गर्मी है, गर्मी का दुख। 5वीं पृथ्वी में ऊपर का जो 3/4 भाग है, 3/4, 75% में गर्मी है। और नीचे क्या है, ठंड है 1/4 में। और छठे सातवें में एक्सट्रीम ठंड है। वो दुख का अनुभवन कराती है। और पूरे टाइम क्या चलता है, एक दूसरे को छेदना, भेदना, तलवार से मारना, घाली में पेलना, सूली पे चढ़ा देना, ऐसे अनेकों दुख है। नरक में रात दिन क्या चलता है, बस दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, सुख का नामो निशान नहीं है। और पहली 3 नरक में असुर कुमार जाति के देव, उसमें भी अम्बरीश जाति के जो देव हैं, वो क्या करते हैं, दुख उत्पन्न कराते हैं। इस प्रकार जानकर क्या करना, दुख का, ये लोक भावना। नरक का स्वरूप समझा, लोक स्वरूप विचार किया, नरक का विचार किया। अब नरक के स्वरूप का विचार करके क्या करना कि मेरे को ऐसे दुख नहीं मिले, तो उसका क्या उपाय है, भेद अभेद रत्नत्रय की भावना करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की नित्य भावना करना, इससे भयभीत होना संसार से, नरक के दुखों से भयभीत होना, ये यहाँ पे उपाय है। ऐसा अधोलोक का वर्णन समझा अपन ने। ठीक है, या दो लोक हुआ, लोक भावना चल रही है। अब इसके पश्चात मध्य लोक का वर्णन करते हैं। पढ़िए मध्य लोक को। ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है अपन, इसलिए रीड कर रहे हैं, पढ़िए। इसके पश्चात मध्य लोक का वर्णन करते हैं। गोल आकार वाले जम्बू द्वीप आदि, थोड़ा हम्म ऊपर कीजिए ना। हम्म शुभ नाम वाले द्वीप और लवण आदि शुभ नाम वाले समुद्र, दुगुने दुगुने विस्तार से पहले पहले के द्वीप को समुद्र और समुद्र को द्वीप, इस क्रम से घेरे हुए और स्वयंभू रमन समुद्र तक तिर्यक विस्तार में फैले हुए हैं। अतः उसे तिर्यक लोक कहते हैं और मध्य लोक भी कहते हैं। वह इस प्रकार उन 3.5 उद्धार सागरोपम लोम माने बाल के टुकड़ों जितने असंख्या द्वीप और समुद्रों के मध्य में जम्बू द्वीप है। वह जम्बू के वृक्ष से उपलक्षित माने पहचान में आता है और मध्य भाग में स्थित मेरु पर्वत सहित गोलाकार 1 लाख योजन के विस्तार वाला है। और वह दुगुने विस्तार वाले 2 लाख योजन प्रमाण गोलाकार लवण समुद्र द्वारा बाहर के भाग में वेष्टित माने घिरा हुआ है। वह लवण समुद्र भी उससे दुगुने विस्तार वाले 4 लाख योजन प्रमाण गोलाकार धातकी खंड नामक द्वीप से बाहर के भाग में घिरा हुआ है। वह धातकी खंड द्वीप भी बाह्य भाग में अपने से दुगुने विस्तार वाले माने 8 लाख योजन प्रमाण गोलाकार कालोदक समुद्र से घिरा हुआ है। वह कालोदक समुद्र भी बाह्य भाग में अपने से दुगुने विस्तार वाले 16 लाख योजन प्रमाण गोलाकार पुष्कर द्वीप से घिरा हुआ है। इस प्रकार दुगुना दुगुना विस्तार स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभू रमन समुद्र तक जानना। जिस प्रकार जम्बू द्वीप 1 लाख योजन और लवण समुद्र 2 लाख योजन चौड़ा है, इन दोनों का जोड़ 3 लाख योजन है। उससे 1 लाख योजन अधिक अर्थात 4 लाख योजन धातकी खंड है। उसी प्रकार द्वीप समुद्रों के विस्तार से असंख्यात द्वीप समुद्रों के, उसी प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रों के विस्तार से 1 लाख योजन अधिक विस्तार स्वयंभू रमण समुद्र का जानना। ऐसे पूर्वोक्त लक्षणों वाले असंख्य द्वीप समुद्रों में पर्वत आदि के ऊपर व्यंतर देवों का आवास, नीचे की पृथ्वी के भाग में भवन और द्वीप और समुद्र आदि में पूर है। परमागम में कहे अनुसार
उनके भिन्न भिन्न लक्षण हैं, उसी प्रकार खर भाग और पंख भाग में स्थित प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण असंख्य व्यंतर देवों के आवास हैं, और 7 करोड़ 72 लाख भवनवासी देवों के भवन अकृत्रिम जिन चैत्यालय सहित है। इस प्रकार अत्यंत संक्षेप में मध्यलोक का व्याख्यान किया। ये पूरा मध्य लोक बताया। क्या बताया इसमें? फोटो होगा ना, यहाँ पे फोटो से दिखाते हैं एक बार। वैसे आपको ख्याल होगा, पहले अपन ने 3 लोग देखा है, लेकिन फिर भी एक बार क्या रिमाइंडर के लिए ले लेते हैं। ये रहा। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो शुरू में क्या है? जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धात्विकन द्वीप है, फिर कालोदधी समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप है, फिर उसके बाद क्या है? समुद्र है। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। और जम्बू द्वीप के बीचों बीच में क्या है? मेरू पर्वत। इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जम्बू का वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पे पूरी ये बात आई है। और क्या बात आई है इसमें? हाँ, कि यहाँ पे इसके बाद जो असंख्यात द्वीप समुद्र है, वहां पे कौन कौन रहता है? तो यहाँ पे तो मनुष्य पाए जाते हैं। कहाँ तक? ये 2.5 द्वीप तक। एक द्वीप जम्बू द्वीप हुआ, दूसरा द्वीप धात्विकर्ण द्वीप हुआ, और तीसरे में क्या हुआ? ये जो पुष्करवर द्वीप था, इसके 2 टुकड़े हो गए। यहाँ पे पर्वत है ना, मानुषोत्तर पर्वत, इसके कारण इसके 2 टुकड़े हो गए। एक पुष्करार्ध द्वीप इधर और एक पुष्करार्ध द्वीप उधर। ऐसे क्या हो गए? पुष्करार्ध हो गया, आधा हो गया, इसलिए हम क्या बोलते हैं? 2.5 द्वीप। तो 2.5 द्वीप में मनुष्य पाए जाते हैं, इसके बाहर मनुष्य नहीं है। वहां पे तिर्यंच पाए जाएंगे कई जगह, कई जगह देवों का स्थान है। जो अपन ने देव की बात करी थी ना, नीचे रहते हैं पहली नरक की पृथ्वी में। तो बाकी के देव जो है वो यहाँ पे रहते हैं, अपने भवन आवास वगैरह बना के यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी उसका पूरा विस्तार है। विस्तार में क्या है ये देखिए। जम्बू द्वीप से डबल क्या है? धात्विकर्ण द्वीप। धात्विकर्ण द्वीप से डबल क्या है? पुष्करवर द्वीप। ऐसे डबल डबल मानना। जो ये समुद्र है, लवण समुद्र, इससे डबल क्या है? कालोदधी समुद्र। यहाँ पे देखने में नहीं लगेगा कि ये तो पिक्चर है, लेकिन ये क्या है? इससे डबल है। सब डबल डबल हो जाता है। 1 लाख योजन अगर जम्बू द्वीप है, तो 2 लाख योजन क्या है? लवण समुद्र। 4 लाख योजन क्या है? धात्विकर्ण द्वीप। 8 लाख योजन क्या है? कालोदधी समुद्र। ऐसे इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये शॉर्ट में है। और विस्तार आपको जानना हो तो आप 3 लोग का विचार करना। पढ़िए इसको आगे। और किसी को पढ़ना है? हाँ जी, पढ़िए। नीतू दी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी। हम्म। अब त्रियक लोग यहाँ से ही पढ़ना ना। हाँ बिल्कुल। अब त्रियक लोक के बीच में स्थित मनुष्य लोक का व्याख्यान करते हैं। उस मनुष्य लोक के बीच में स्थित जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र कहे जाते हैं। दक्षिण दिशा में प्रारंभ करके भरत, हेमवत, हरिविदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत नामक 7 क्षेत्र हैं। क्षेत्र का क्या अर्थ है? क्षेत्र शब्द का अर्थ वर्ष, वंश, देश अथवा जनपद है। उन क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 कुलाचल हैं। दक्षिण दिशा की ओर से प्रारंभ करके उनके नाम हिमवत, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी हैं। पूर्व पश्चिम फैले हुए ये 6 पर्वत भरत आदि 7 क्षेत्रों के बीच में अंतर्भाग में हैं। पर्वत का क्या अर्थ है? पर्वत का अर्थ वर्षधर पर्वत अथवा सीमा पर्वत है। उन पर्वतों पर हृदयों का क्रम से कथन करते हैं। पद्म, महापद्म, तिंगिक्ष, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नामक अकृत्रिम 6 हृदय हैं। हृदय अर्थात क्या? हृदय का हम्म। हम्म। अर्थ सरोवर है। उन पद्मादि 6 सरोवरों में से आगम कथित क्रम प्रमाण से जो 14 महानदियां निकली हैं, उनका कथन करते हैं। वह इस प्रकार है
हिमवत पर्वत पर स्थित पद्म नामक महाहृद के पूर्व तोरण द्वार से आधा कोश गहरी और 6 योजन 1 कोश चौड़ी गंगा नदी निकलकर उसी पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा में 500 योजन तक जाती है। तत्पश्चात वहां से गंगा कूट के समीप दक्षिण की ओर मुड़कर भूमि में स्थित कुंड में पड़ती है। वहां से दक्षिण द्वार में से निकलकर भरत क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित लंबाई में पूर्व पश्चिम समुद्र को स्पर्श करने वाले विजयार्ध पर्वत की गुफा के द्वार में से निकलकर आर्यखंड के आधे भाग में पूर्व की ओर मुड़कर प्रथम गहराई से 10 गुणी अर्थात 5 कोश गहरी और प्रथम चौड़ाई से 10 गुणी अर्थात 62.5 योजन चौड़ी गंगा नदी पूर्व समुद्र में प्रवेश करती है। इस गंगा की भांति सिंधु नदी भी उसी हिमवत पर स्थित पद्म हृदय में से पर्वत के ऊपर ही पश्चिम द्वार में से निकलकर तत्पश्चात दक्षिण दिशा की ओर आकर विजयार्ध पर्वत की गुफा के द्वार में से निकलकर आर्यखंड के आधे भाग में पश्चिम की ओर मुड़कर पश्चिम समुद्र में प्रवेश करती है। इस प्रकार दक्षिण दिशा की ओर आई हुई गंगा और सिंधु 2 नदियों से और पूर्व पश्चिम विस्तरित विजयार्ध पर्वत से भरत क्षेत्र के 6 खंड हुए। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, इसको भी फोटो में देख ले अपन, थोड़ा क्लियर होगा। वैसे आप लोगों को ख्याल होगा, अपन फोटो देख लेते। देखिए क्या हुआ है, ये जम्बू द्वीप है और ये जम्बू द्वीप में देखिए आप क्या हुआ है। जम्बू द्वीप में देखिए ये जो है ना लाल लाल, ये सब क्या है, पर्वत है। हिमवन, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 पर्वतों ने यहाँ पे क्या 7 क्षेत्र बना दिए। कौन कौन से, भरत, ऊपर एरावत है ना, भरत, फिर हेमवत, हरि, ये विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, एरावत, ये 7 क्षेत्र हो गए। इन 7 क्षेत्रों में आप देखो ये पर्वत कैसे हैं, रधव वाले। रधव वाले यानी कि यहाँ पे जल के तालाब है बहुत बड़े बड़े, और इन तालाबों में से नदियां निकलती है। एक जाती है पूर्व में, एक जाती है पश्चिम में। कुल कितनी नदियां हैं, 14 नदियां हैं कुल मिला के टोटल। और इन इन नदियों की भी बहुत सारी सहकारी नदियां हैं। जैसे कि देखिए भरत क्षेत्र है नीचे, ठीक है, ये भरत क्षेत्र दिख रहा है आपको ग्रीन में नीचे। यहाँ पे देखिए एक पर्वत है, विजयार्ध पर्वत आ गया, ठीक है। और ये यहाँ पे ये देखिए ये नदी निकलने लगे, पद्म नाम का हृदय है, यहाँ से क्या है नदी निकलने लगी हिमवंत पर्वत से। सिंधु और गंगा नदी, ये गंगा सिंधु वो नहीं है जो अपनी गंगा सिंधु नदी, ये वो नहीं है। उसके सामने वो जो यहाँ की गंगा सिंधु नदी है, वो तो नाले जैसी है, बिल्कुल नाली, छोटी सी नाली जैसी लगेगी, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। ये जो गंगा सिंधु है भरत क्षेत्र के, इसने क्या करे, यहाँ पे टुकड़े करे, और इधर ये पर्वत था विजयार्ध पर्वत, तो 6 टुकड़े हो गए, इसलिए बोलते हैं 6 खंड। और जो चक्रवर्ती है इन्हें 6 खंडों पे विजय प्राप्त करता है। तो जो 5 खंड हैं, लेफ्ट के और ऊपर के 3, ये क्या है, म्लेच्छ खंड। और जो बीच का है वो क्या है, आर्यखंड। इस आर्यखंड में क्या है, भारत देश आता है, और बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं, ये सब इसी में आते हैं। छोटा सा टुकड़ा है, अपन जा लेते हैं वहां तो, ठीक है। ऐसे पूरा इसका स्वरूप समझना, ये फोटो आप ध्यान रखना, आगे इसी को अपन पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। अब महाहिमवान पर्वत पर स्थित महापद्म सरोवर की दक्षिण दिशा में से हेमवत क्षेत्र के मध्य में से आकर वहां स्थित नाभिगिरी पर्वत से आधे योजन दूर रहकर उसी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा करके रोहित नामक नदी पूर्व समुद्र में गई है। इसी प्रकार हिमवत पर्वत ऊपर स्थित पद्म सरोवर में से उत्तर की ओर आकर उसी नाभिगिरी पर्वत से आधे योजन दूर रहती हुई उसी की आधी प्रदक्षिणा करके रोहितास्या नामक नदी पश्चिम समुद्र में गई है। इस प्रकार रोहित और रोहितास्या नामक 2 नदियां हैं। हेमवत नामक जघन्य भोग भूमि के क्षेत्र में जानना। निषद पर्वत पर स्थित तिंगिक्ष नामक हृदय में से दक्षिण की ओर आकर नाभिगिरी पर्वत से आधा योजन दूर रहकर उसी की आधी प्रदक्षिणा करके हरित नामक नदी पूर्व समुद्र में गई है। उसी प्रकार महाहिमवान पर्वत पर स्थित
महापद्म नामक हृदय में से उत्तर दिशा की ओर आकर उसी नाभिगिरी से आधा योजन दूर रहकर उसी की आधी प्रदक्षिणा करके हरिकांता नामक नदी पश्चिम समुद्र में गई है। इस प्रकार हरित और हरिकांता नामक दो नदियां हरि नामक मध्यम भोग भूमि क्षेत्र में जानना। नील पर्वत स्थित केसरी नामक सरोवर में से दक्षिण की ओर आकर उत्तर कुरु नामक उत्कृष्ट भोग भूमि के क्षेत्र के मध्य में जाकर मेरु के पास गजदंत पर्वत को भेद कर मेरु की प्रदक्षिणा से आधा योजन दूर रहकर पूर्व भद्रशाल वन और पूर्व विधे के मध्य में होकर शीता नामक नदी पूर्व समुद्र में गई है। उसी प्रकार निषद पर्वत पर स्थित तिंगिक्ष नामक सरोवरों में से उत्तर की ओर आकर देवकुरु नामक उत्तम भोग भूमि क्षेत्र के मध्य होकर मेरु के समीप गजदंत पर्वत को भेद कर और मेरु की प्रदक्षिणा से आधा योजन दूर रहकर पश्चिम भद्रशाल वन और पश्चिम विधेय के मध्य में होकर शीतोदा नामक नदी पश्चिम समुद्र में गई है। उसी प्रकार शीता और शीतोदा नामक दो नदियां विधेय नामक कर भूमि के क्षेत्र में जानना। पहले गंगा और सिंधु इन दो नदियों का जो विस्तार और अवगाह का प्रमाण का है उससे दुगने दुगने विस्तार आदि प्रत्येक क्षेत्र में दो दो नदियों के विधेय क्षेत्र पर्यंत जानना। गंगा नदी 14,000 परिवार नदियों सहित है। सिंधु भी इतनी ही नदियों सहित है। उससे दुगनी संख्या के परिवार वाली रोहित और रोहितास्या ये दो नदियां हैं। हरित और हरिकांता इनसे भी दुगना विस्तार है। उनसे दुगना विस्तार शीता और शीतोदा का है। दक्षिण से उत्तर 526 और 1 योजन के 19 भागों में से 6 भाग सहित कर्म भूमि भरत क्षेत्र का विस्तार है। उससे दुगना हेमवत पर्वत से दुगना हेमवत क्षेत्र का। इसी प्रकार दुगना दुगना विस्तार विदेश क्षेत्र पर्यंत जानना। ये यहाँ पे अब जो जो बात चली विस्तार की चल रही है कि यहाँ से डबल जो है वो क्या है, हिम्मत, हिम्मत से डबल हरि, हरि से डबल विदेह, फिर यहाँ तक चला, फिर कम होता जाएगा, फिर इससे कम, मतलब ये कॉपी केट है, बिल्कुल सर्कल है ना, तो बिल्कुल रेप्लिकेट है। जैसा नीचे का बना हुआ है वैसा ऊपर का बना हुआ है। इसका जितना मेजरमेंट है उतना ऊपर का मेजरमेंट है। यहाँ की नदी जितनी बड़ी चौड़ी है वो ऊपर की नदी वैसी है। बिल्कुल ऐसा कैसा, बस नाम अलग हो गए, इतना आप समझना, पर्वत की हाइट, नदी की, क्षेत्र की, सबकी। अब इसमें जो लाइट पिंक कलर है ये क्या है, ये सब भोग भूमियां हैं। तो इसमें ये हिम्मत जगन्य भोग भूमि, हरि मध्यम भोग भूमि, और विदेश क्षेत्र में थोड़ी सी जगह है जो उत्तर गुरु और देव गुरु कहलाती है। ये उत्कृष्ट भोग भूमि है, सिर्फ भोग भोगने का साधन है वहां पे। कल्प वृक्ष है, कोई काम काज नहीं करना है, पुत्र पुत्री उत्पन्न नहीं करना है। वो तो क्या है, बस उत्पन्न हुए, पालना नहीं है ज्यादा, उत्पन्न हुए और माता पिता की मृत्यु हो जाती है और अपने आप अंगूठा चूस के बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल। और वहां से भोग भूमि में कोई लड़ता नहीं है, कोई 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव नहीं होते। पंचेंद्री जीव भी अच्छे से रहते हैं, शेर वगैरह भी सब ऐसे ही घूमते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती है। और कोई कषाय नहीं रहती, लोगों को लड़ना, क्रोध, ये सब नहीं रहता है। मेरा एक प्रश्न है अंकित भैया। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मन थोड़ा अलग है कि अभी बोलिए। विदेश विदेश क्षेत्र माने 6 खंड के अलावा विदेश हम्म। क्षेत्र में कोई चक्रवर्ती बनता है तो वो भी वृषभाचल पर्वत पर ही अपना नाम अंकित करता है। देखिए नाम जो है ना, नाम वही रहते हैं। पर देखिए सब जगह है ये पर्वत, देखिए जैसे यहाँ पे भी, जैसे ये विदेश, ये भरत क्षेत्र है ना, वैसे हाँ एरावत क्षेत्र में भी वृषभाचल पर्वत है। और जी। ये जो है, ये कौन सा, विदेश क्षेत्र, विदेश क्षेत्र हम्म, में भी वो जो जगह है ना जहाँ पे चक्रवर्ती होता है, वहां भी हाँ, वृषभाचल पर्वत ही है, नाम उसका वही रहता है। और अपन देख लेंगे, बाकी नाम ऐसे ही आता है कि सबके नाम सेम रहते हैं ये माने चक्रवर्ती। अपने अपने क्षेत्र में ही वृषभाचल पर्वत है और वहीं पे अपना नाम वो लिखते हाँ, हैं। जैसे एरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं, जी चक्रवर्ती भी होते हैं। तो वो जी कोई यहाँ भरत क्षेत्र में लिखने थोड़ी आएगा, जा ही नहीं सकता। वो क्या जी। करेगा, वो यहीं पे विजयार्ड पर्वत है, यहीं पे वृषभाचल पर्वत है, वहीं पे नाम लिखेगा। ये वाला यही लिखेगा। और इनफैक्ट एक और बात इसमें, ये तो जम्बू द्वीप के ये क्षेत्र हैं,
ऐसे ही धातकी खंड द्वीप में भी भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र है पूर्व पश्चिम में। तो वहां भी वहां के वृषभाचल पर्वत है, चक्रवर्ती वही नाम लिखेंगे। ऐसे ही पुष्करार्ध द्वीप में भी लगा लेना आप। जी। क्लियर हुआ ना? तो भरत क्षेत्र हाँ दो हाँ। है, भरत अरे, क्षेत्र दो है, भरत क्षेत्र दो नहीं है, पांच है। 5 है। पांच है, आपको दिखा दे पांच, चलो पांच की फोटो दिखा देते हैं आपको। थैंक यू अंकित भैया। अरे बिल्कुल। हम यहाँ पांच कैसे हैं, देखिए, शायद फोटो में अच्छा समझ में आया है। ये देखिए क्या है, ये ढाई द्वीप है। एक भरत क्षेत्र हो गया जम्बू द्वीप में, और फिर देखिए दूसरा है धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड द्वीप के दो टुकड़े हो गए। ये इक्ष्वाकार पर्वत आ गया ना, इक्ष्वाकार पर्वत, तो इसके कारण धातकी खंड द्वीप के दो टुकड़े हो गए, पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिम धातकी खंड द्वीप, यहाँ पे भी ये भरत क्षेत्र, और पूर्व धातकी खंड द्वीप, यहाँ पे भी भरत क्षेत्र। ठीक है, इक्ष्वाकार पर्वत आ गया। ऐसे ही पुष्करार्ध द्वीप में भी दो भरत क्षेत्र हैं, एक पूर्व एक पश्चिम। ऐसा इसको आप समझ लेना। ठीक है। देखिए यहाँ पे विजयार्थ पर्वत है, सब जगह, सब जगह वैसी व्यवस्था है, वैसी की वैसी। बस क्या है, साइज डबल हो गई सब जगह। नदी भी वही वही चल रही है, सारी नदियां भी वही नाम है, बिल्कुल वैसा का वैसा बना हुआ है। ठीक है। कैसे पता चलेगा भरत क्षेत्र चारे बाजू, तो हम किधर कौन से में है? क्या 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 क्या, वापिस हम बोलिए। कौन से भरत क्षेत्र में है, कैसे पता चलेगा? अपन तो अपन अपन तो भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप वाले में ही है। अपन धातकी खंड और उस जगह पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शास्त्रों में जो आया है, वो आया है कि जो आदिनाथ से लेके महावीर भगवान हुए, वो जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में हुए। तो उससे हमको पता चल गया कि हम भैया जम्बू द्वीप वाले भरत क्षेत्र में हुए हैं, इसलिए हमको पता है शास्त्रों से। ठीक है। ठीक। हम्म। चलो, और क्या है, इसकी साइज दी है। ये देखो लिखा है, गंगा नदी की सहकारी नदियां कितनी है? 14,000 परिवार नदियां हैं। 14,000 नदियां साथ में जाके मिलती है गंगा में। और फिर वो गंगा सिंधु जो है समुद्र में जाके मिलती है। इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं गंगा सिंधु। ये जो जितने बड़े बड़े लेक हैं, ये लेक सब छोटे पड़ जाएंगे। लेक समुद्र यहाँ के छोटे पड़ जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं यहाँ की। ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। ये, हाँ, ये एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए नीतू दीदी आप, जिस प्रकार। जी। जिस प्रकार भरत क्षेत्र में हिमवान पर्वत में से गंगा और सिंधु ये दो नदियां निकलती हैं, उसी प्रकार उत्तर दिशा में ऐरावत क्षेत्र नामक कर्म भूमि के शिखरी पर्वत में से रक्ता और रक्तोदा नामक दो नदियां निकलती हैं। जिस प्रकार हेमवत नामक जघन्य भोग भूमि के क्षेत्र में महाहिमवत और हिमवत नामक दो पर्वतों में से क्रमशः निकलती रोहित और रोहितास्या ये दो नदियां हैं, उसी प्रकार उत्तर में है रणवत नामक जघन्य भोग भूमि क्षेत्र में शिखरी और रुक्मी नामक पर्वतों में से कर्म पूर्वक निकलती सुवर्णकूला और रूपकूला ये दो नदियां हैं। जिस प्रकार हरि नामक मध्यम भोग भूमि क्षेत्र में निषद और महाहिमवान नामक दो पर्वतों में से क्रमशः निकलती हरित और हरिकांता नामक दो नदियां हैं, उसी प्रकार उत्तर में रम्यक नामक मध्यम भोग भूमि के क्षेत्र में रुक्मी और नील नामक दो पर्वतों में से क्रम पूर्वक निकलती नारी और नरकांता दो नदियां जानना। सुषुम सुषमादि 6 काल संबंधी परमागम में कहे अनुसार आयुष्य शरीर की ऊंचाई आदि सहित 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी उत्सर्पणी काल जैसा भरत में वर्तता है, वैसा ही ऐरावत क्षेत्र में वर्तता है। इतना विशेष है कि भरत और ऐरावत के मलेच्छ खंडों में और विजयार्थ पर्वत में चौथे काल के आदि और अंत जैसा काल वर्तता है, अन्य काल नहीं होता है। विशेष क्या कहना, जिस प्रकार खाट का एक भाग जान लेने पर उसका दूसरा भाग वैसा ही होता है, इसी प्रकार जान लिया जाता है। उसी प्रकार जम्बू द्वीप के क्षेत्र पर्वत नदी सरोवर आदि का जो दक्षिण दिशा संबंधी व्याख्यान है, वही उत्तर दिशा संबंधी भी जानना। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो अपन ने अभी समझा,
नदियों के नाम और कहे गए हैं। और इसमें कहा गया है कि यहाँ पे 6 काल का परिवर्तन होता है। कहाँ कहाँ पे? भरत और एरावत क्षेत्र में 6 काल का परिवर्तन होता है। ठीक है। और इसमें भी सिर्फ आर्य खंड में होता है। जो म्लेच्छ खंड है और विजयार्थ पर्वत है, वहां पे चौथे काल जैसा ही चलता है, अन्य काल नहीं होता। जो विदेह क्षेत्र है, वहां पे चौथे काल जैसा ही चलता है। अब आपको विशेष क्या बताएं? जैसे आपने खाट का एक भाग देख लिया तो दूसरा भाग भी वैसे ही होगा। वैसे ही इस जम्बूद्वीप का हमने आपको एक भाग बता दिया, उसका जो दूसरा भाग है वो बिल्कुल यहाँ के जैसा कॉपी कैट है। ठीक है। ऐसा उत्तर का भी भाग समझ लेना चाहिए। बराबर। इतना यहां तक। ये अपन जितना चल रहा है उस हिसाब से शॉर्ट में ही चल रहे हैं अपन, है ना? लेकिन समझ में आ रहा होगा। अब आगे और विशेष आता है विदेश क्षेत्र और बाकी सब बातों के बारे में। उसको भी अपन आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िए। अनीता जी, आप पढ़ेंगे क्या? हाँ ठीक है, पढ़ती हूँ। यहाँ से, अब शरीर के ममत्व के कारण रूप मिथ्यात्व और रागादि विभावों से रहित और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सुखादि अनंत गुण सहित निज परमात्मा द्रव्य में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप भावना करके मुनि जहाँ से विगत देह अर्थात देह रहित होकर प्रचुर रूप से मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसे विदेह क्षेत्र कहते हैं। उस विधेय की जम्बू द्वीप परिभाषा के दी है। मध्य में एक मिनट, एक स्थित। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, विधेय की परिभाषा दी उन्होंने यहाँ पे। विधेय, देह रहित होने का स्थान, विधेय क्षेत्र, ये परिभाषा दी। ये ऐसी जगह है जहां पर जीव क्या होते हैं? देह रहित अवस्था को प्राप्त करते हैं। अनेक मुनिराज मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसी कौन सी जगह है? विधेय क्षेत्र। वो कैसे प्राप्त करते हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूप भावना से। वो कैसे होता है? अपने आत्म द्रव्य में स्थित होके, शरीर से ममत्व छोड़ के, मिथ्यात्व राग आदि को छोड़ के। हाँ जी, पढ़िए। हाँ। उस जम्बू द्वीप के मध्य में स्थित विदेह क्षेत्र का कुछ वर्णन करते हैं। वह इस प्रकार है: 99,000 योजन ऊंचा, 1,000 योजन गहरा और प्रारंभ में भूमि तल ऊपर 10,000 योजन गोल विस्तार वाला तथा ऊपर ऊपर 11वें भाग की हानि क्रम से घटते घटते शिखर ऊपर 1,000 योजन के विस्तार वाला आगम कथित अकृत्रिम चैत्यालय, देववन तथा देवों के आवास आदि शास्त्र में कहे हुए अनेक आश्चर्य सहित महामेरु नामक पर्वत विदेह के मध्य में है। वह मानो हाथी हो, इस प्रकार उस मेरु पर्वत रूपी हाथी में से उत्तर दिशा में 2 दांत के आकार वाले 2 पर्वत निकले हैं। उनका नाम 2 गज दंत है। वे उत्तर भाग में जो नील पर्वत है उसमें जुड़े हुए हैं। उस 2 गज दंत पर्वत के मध्य जो त्रिकोणाकार उत्तम भोग भूमि रूप क्षेत्र है उसका नाम उत्तर कुरु है। उसके मध्य में मेरु पर्वत की ईशान दिशा में शीता नदी और नील पर्वत के बीच में परमागम में वर्णित अनादि अकृत्रिम पृथ्वी का एक जम्बू वृक्ष है। उसी शीता नदी के दोनों किनारों के ऊपर यमकगिरी नाम 2 पर्वत जानना। उन 2 पर्वतों से दक्षिण दिशा में थोड़ी दूर जाने पर शीता नदी के मध्य थोड़े थोड़े अंतर से पद्य आदि 5 हृद है। उन हृदों के दोनों पार्श्वों में लोकानुयोग के व्याख्यान अनुसार सुवर्ण और रत्नमय जिन चैत्यालयों से शोभित 10-10 सुवर्ण पर्वत है। इसी प्रकार निश्चय व्यवहार रत्नत्रय के आराधक उत्तम पात्रों को परम भक्ति से दिए हुए आहार दान के फल से उत्पन्न तिर्यंच और मनुष्यों को चक्रवर्ती के भोग सुख से भी अधिक ऐसा विविध प्रकार का पंचेंद्रिय संबंधी भोगों का सुख की जो भोग सुख
स्व शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न निर्विकार सदा आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रसास्वाद से विलक्षण है। ऐसा भोग सुख देने वाले ज्योतिरंग, गृहांग, दीपांग, तुर्यांग, भोजनांग, वस्त्रांग, माल्यांग, भाजनांग, भूषणांग और राग तथा मद उत्पन्न करने वाले रासांग नामक 10 प्रकार के कल्प वृक्ष भोग भूमि के क्षेत्र में स्थित है। इत्यादि परमागम कथित प्रकार से अनेक आश्चर्य जानना। उसी मेरु गज में से दक्षिण दिशा में जो 2 गजदंत है, उसके बीच में देव कुरु नामक उत्तम भोग भूमि का क्षेत्र उत्तर कुरु की भांति जानना। पढ़ू आगे। एक सेकंड रुक जाइए। हम्म। इसको आगे दिखा। यहाँ पे जो फोटो है, ये देखिए विदेश क्षेत्र है। उसकी हाइट वगैरह बताई। उसकी हाइट 99,000 क्यों बोली ऊपर? कि बीच में मेरू पर्वत है, वो पार्ट तो विदेश क्षेत्र का ही है ना। तो इसलिए मेरू पर्वत जो ऊपर कितना है, 99,000, नीचे कितना है, 1,000, 1 लाख योजन वाला हो गया। और फिर उसकी हाइट वगैरह बताई। और वो कैसा है मेरू पर्वत? उसके 2 गजदंत निकले हुए हैं, जो कि कहाँ पे टच करते हैं, नील पर्वत पे टच करते हैं। और वहीं पे क्या है, ये उत्तर कुरु है। ये क्या है, भोग भूमि है, उत्कृष्ट भोग भूमि है। भोग भूमि कैसी है? भोग भूमि का पूरा वर्णन चला है। क्या चला है भोग भूमि का वर्णन? देखिए भोग भूमि का वर्णन कि वहां पे भोग भूमि में सब एक से एक उत्तम भोग भोगने को मिलते हैं। वो भोग कैसे हैं? अपने आत्मा के से जो सुख उत्पन्न होता है उससे ऑपोजिट है, उससे विलक्षण है। और भोग देने के लिए वहां पे क्या है, अलग अलग प्रकार के कल्प वृक्ष है, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष। कोई कल्प वृक्ष क्या देते हैं, ज्योति देते हैं। कोई कल्प वृक्ष खाने की चीज देते हैं। कोई क्या देते हैं, घर देते हैं। कोई वस्त्र देते हैं, कोई माला आदि देते हैं, कई बर्तन देते हैं, कई आभूषण देते हैं। ऐसे जो चाहिए वो इन कल्प वृक्षों से मिल जाता है। ऐसा यहाँ पे दिया गया है। और ऐसे ही 2 गजदंत कहाँ पे हैं, यहाँ पे देवकुरु की साइड। तो ऐसे क्या है, गजदंत पर्वत है जो देवकुरु को टच कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे ये भोग भूमियां हैं विदेश क्षेत्र में, बीच में उसका स्वरूप बताया गया है। आगे पढ़िए अब। उसी मेरु पर्वत की पूर्व दिशा में पूर्व पश्चिम 22,000 योजन के विस्तार वाला वेदी सहित भद्रशाल वन है। उससे पूर्व दिशा में कर्म भूमि नामक पूर्व विदेह है। वहां नील नामक कुलाचल की दक्षिण दिशा में और शीता नदी के उत्तर में मेरु की प्रदक्षिणा में जो क्षेत्र है, उनके विभागों का कथन किया जाता है। वह इस प्रकार है। मेरु की पूर्व दिशा में जो पूर्व भद्रशाल वन की वेदिका है, उसकी पूर्व दिशा में प्रथम क्षेत्र है। तत्पश्चात दक्षिण उत्तर लंबा वक्षार नामक पर्वत है। तत्पश्चात क्षेत्र है। तत्पश्चात विभंगा नदी है। उससे आगे क्षेत्र है। उससे आगे वक्षार पर्वत है। तत्पश्चात क्षेत्र है। तत्पश्चात भी विभंगा नदी है। तत्पश्चात क्षेत्र है। तत्पश्चात वक्षार पर्वत है। तत्पश्चात क्षेत्र है, फिर विभंगा नदी है। फिर क्षेत्र है, फिर वक्षार पर्वत है। फिर क्षेत्र है। तत्पश्चात पूर्व समुद्र के समीप देवारण्य नाम की वन की वेदिका है। इस प्रकार 9 भित्तियों के द्वारा 8 क्षेत्र जानना। उनके क्रमपूर्वक नाम कहे जाते हैं। कच्छा, सुक कच्छा, महाकच्छा, कच्छावती, आवर्ता, लांगलावर्ता, पुष्कला, पुष्कलावती। अब क्षेत्रों के मध्य में जो नगरिया है, उनके नाम कहते हैं। क्षेमा, क्षेमपुरी, रिष्टा, रिष्टपुरी, खड़ंगा, मंजूषा, औषधि और पुंडरीकिनी। ये जो है ना,
यहाँ पे बताया है। आ गया, ये देखिए, शायद दिख रहा होगा होपफुली। देखिए ये क्या है, ये मेरू के इस साइड में आप देखो, ये दिख रहे हैं क्षेत्र, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छावती, आवर्ता, लांगलावती, पुष्कला, पुष्कलावती। ये 8 हो गए। ठीक है, ये 8 हुए। ये कैसे बने 8? यहाँ पे एक तो नदी चली गई, और वहां पे विभंगा नदियां भी है, और इसके अलावा क्या है, ये यहाँ पे ये बख्शार पर्वत आ गए। पर्वतों नदियों के आने से यहाँ पे क्या हो गए, ये ऐसे क्षेत्र में विभाग हो गया। तो यहाँ पे 8 ये बन गए। ऐसे ही 8 यहाँ पे बन गए, 8 यहाँ बन गए, 8 यहाँ बन गए। ऐसा यहाँ पे कितने, 32 क्षेत्र हो गए, 32। और इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, फिर नगरियां हैं। उन नगरियों के नाम है शेमा, शेमपुरी, रिष्टा। ये जो नाम है, ये सब नाम वो है। ठीक है, वो यहाँ पे दिया गया है। आगे पढ़िए। हम्म। इसको मैं पढ़ देता हूँ, इसको क्या शॉर्ट में बता देता हूँ। ये वही बात लिखी है कि ऐसे ही आप दूसरी साइड जानना, कि वहां पे क्या है, देवारण्य की वेदिका है पश्चिम क्षेत्र में, बख्शार पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर विभंगा नदियां, क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर क्षेत्र, विभंगा नदी, फिर पर्वत। ऐसे कॉम्बिनेशन कर करके क्या हुआ, वहां पे भी 8 क्षेत्र हो गए। ये 8 क्षेत्र दिख रहे हैं ना, कौन कौन से, वत्सा, सुवत्सा, महावत्सा, वत्सकावती, रम्या, सुरम्या, रमणीया और मंगलावती। ये ऐसे क्षेत्र हो गए। और इन क्षेत्र, इनके बीच में क्या है, नगरियां हैं, सुसीमा, कुंडला, अपराजिता, प्रभाकरी, अंका, पद्मा, शुभा और रत्न संचया। तो ये कहाँ पे हो गया, ये सब पूर्व विधेय हो गया। ऐसे पश्चिम विधेय में भी भेद हो गए। ऐसे पश्चिम विधेय में भी क्या हुआ, ऐसे नगरी नगरी हुई, वहां पे भी विभाग हुआ। आगे इसको देखते हैं। देखिए वही बात, कॉम्बिनेशन वही चलेगा। एक विभंगा नदी आई, क्षेत्र आया, पर्वत आया। तो नदी, पर्वत, इसके कॉम्बिनेशन से क्या हो गया, डिवीजन होते गए। और क्षेत्र, तो क्या हुआ, डिवीजन होते गए। तो ऐसे कितने, 8 और 8 क्षेत्र उधर भी हो गए। ऐसे विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां, ये देखिए यहाँ पे भी हो गई। सरित, कुमुद, निलिनी, शंका, पद्मकावती, महापद्मा, सुपद्मा, पद्मा, वपरा, सुवपरा, महावपरा, वप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधिका और गंधमालिनी। ऐसे ये देखिए यही नाम आए हैं ये सब। ये सब, ये देखिए पद्मा वगैरह पढ़ा था ना, ये सब क्या, ये भेद हो गए। ऐसे 32 के भेद हो गए। अब जिस प्रकार भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु इन दो नदियों से तथा विजयार्ध पर्वत से 5 म्लेच्छ खंड और एक आर्य खंड, इस प्रकार 6 खंड हुए, उसी प्रकार पूर्वोक्त 32 विदेह क्षेत्रों में गंगा और सिंधु जैसी 2 नदियां और विजयार्ध पर्वत से प्रत्येक क्षेत्र के 6 खंड जानना। हर एक क्षेत्र में वहां भी कितने, आपने जो पूछा था उमा आंटी जी, वहां पे 6 जी। खंड हैं। तो विशेष है। तीर्थंकर कहाँ है? हाँ वो भी बता, तीर्थंकर भगवान किधर है? हाँ तीर्थंकर भी बताते हैं, एक मिनट। विशेष यह है कि इन सब क्षेत्रों में सदा चौथे काल जैसी व्यवस्था रहती है। उत्कर्ष आयु कितनी है, 1 करोड़ पूर्व। और शरीर की ऊंचाई 500 धनुष। पूर्व कितना बड़ा होता है, एक पूर्व होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष। 70,56,000 करोड़ वर्ष, ये होता है एक पूर्व। और आयु कितनी है, 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 70,56,000 करोड़। यानी 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 70,56,000, इतनी आयु मैक्सिमम होती है। ऐसा संक्षेप में। मनुष्य की आयुष होती है कि? हाँ मनुष्यों की आयु विदेश क्षेत्र में तो वहां उत्तर। जाएंगे तो बहुत टाइम रहना पड़ेगा, नहीं अच्छा है। ये ये उत्कृष्ट तो वहां आयु में भोग होता भी है राइट? है। वहां चौथा काल है तो सुख ही सुख रहेगा ना? देखिए ये ऐसा नहीं होता है कि चौथा काल है तो सुख रहेगा। काल कोई सुख दुख उत्पन्न नहीं करता है। चौथे काल में आप बताओ, अंजन चोर नहीं हुए, चौथे काल में चोरी नहीं होती थी, चौथे काल में व्यसन नहीं होते थे, जुआ नहीं होता था। सब होता है चौथे काल में भी, क्या नहीं होता है।
चौथे काल में मारते पीटते नहीं एक दूसरे को, चौथे काल में ऊपर शिकार साक्षात करना। साक्षात तीर्थंकर मिलेंगे, साक्षात तीर्थंकर देखने हाँ मिलेंगे, समोशरण मिलेगा, हाँ, वो वो सब। मिलेगा, अच्छी बात है। तीर्थंकर के समोशरण में कितने लोग जाते हैं। आप देखो चौथे काल हुआ वो ही है ना। अरे जो पोता था वो नहीं गया अपने दादाजी के समोशरण में, बताओ। महावीर भगवान का जीव आदिनाथ भगवान के समोशरण में। तो क्या है, ये काल वगैरह जो है ना, कि काल अच्छा होगा तब हमारा काम हो जाएगा, ये बातें तो क्या है, कहने की बातें हैं सिर्फ। काल तो जब अच्छा हो जाएगा जब जीव को समझ में आ जाए, श्रद्धांत सही हो जाए, वो काल अच्छा। तीर्थंकर के समर्षण में जाके क्या करना है अपने को, उनकी बात सुनना है, राइट, बराबर, यही करना है ना, कि और कुछ काम है कि नहीं अपने को, वो नहीं, हमको भी भगवान अष्टप्राध्याय मोक्ष है। में जाना है और कुछ नहीं है, मोक्ष में जाना है और कुछ नहीं है। हाँ, समर्षण में यही जाके काम करना है ना, कि उनकी बात सुनेंगे सम, हम। नहीं, देखिए, समोशरण में जाते हैं वो लोग, मोक्ष में जाते हैं ना। समर्षण में जाते ही मोक्ष में नहीं जाते हैं अपन लोग। समर्षण में जाएंगे, सुनेंगे, उस बात को ग्रहण किया तो अपन मोक्ष में जाएंगे। उस बात को ग्रहण ही नहीं करो तो संसार पड़ा हुआ है अभी भी। तो अगर अपने को बात ही सुननी है तो अभी जो तीर्थंकर बोल के गए हैं, वो सब बातें लिखी भी है। वही तो बातें हैं ये, जो उनके दिव्य ध्वनि में चलती, ये वही बातें लिखी हुई है, कोई अलग बातें नहीं है ये। और बल्कि फायदा है। समोषण में तो क्या होता था, एक बार बोल दिया तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो क्या है कि यहाँ पे ये बातें अपने को, जो काम वहां जाके करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो काम अभी इन शास्त्रों के द्वारा भी हो सकता है। आपको भगवान देखना है तो जिन मंदिर में जाइए, समो शरण सम जिन मंदिर, अष्ट प्रातिहार्य से शोभित, समोशरण का रूप है जिन मंदिर। और आपको भगवान की वाणी मिल गई। तो चीजें वही सब है, काम बस अपने को करना है, जो काम वहां जाके करना है वो काम यही कर ले अभी अपन भरत क्षेत्र में। घूमने का क्यों प्लानिंग करना है अपने को, मोक्ष यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मुख्य बात है। लेकिन हाँ, फिर भी विदेश क्षेत्र में जाना है। कई बार घूम के आए हैं अपन विदेश क्षेत्र में, कई बार। अभी और जाना है तो हाँ, विदेश क्षेत्र में इतनी मैक्सिमम आयु मिलती है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है। इतना टाइम आ रहेंगे तो यहाँ से जब छठा और सातवां काल पूरा हो जाएगा ना, तो हाँ फिर हाँ, ये समय बहुत बड़ा है। हाँ, तो ये क्या है, ये सब अपनी बात हुई। आगे थोड़ा सा और पढ़ ही लेते हैं। हाँ जी, रीटा आंटी जी पढ़िए। आपको आवाज आ रही है, नहीं आ रही शायद, आई गेस नॉट। ठीक है, आप म्यूट पे हैं या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो पढ़िए। और कोई पढ़ लीजिए, आप में से जिसको भी पढ़ना हो पढ़ लीजिए। मैं पढ़ लूं? हाँ पढ़िए। अन- अच्छा, पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, अनम्यूट हो गए, हाँ अनम्यूट हाँ। हो गए। हाँ जिस बेटा, प्र, जिस प्रकार सब द्वीप और समुद्र में द्वीप और समुद्र की मर्यादा कारक हद बताने वाली 8 योजन ऊंची वज्र की दीवार होती है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप में भी है, ऐसा जानना। उस वेदिका से बाहर 2 लाख योजन चौड़ा गोलाकार आगम में कहे अनुसार 16,000 योजन जल की गहराई आदि अनेक आश्चर्यों सहित लवण समुद्र है। उससे बाहर 4 लाख योजन गोल विस्तार युक्त घातकी खंड द्वीप है। वहां दक्षिण भाग में लवणोदधि और कालोदधि इन 2 समुद्रों की वेदिका को स्पर्श करने वाला दक्षिण उत्तर लंबा 1,000 योजन के विस्तार वाला 400 योजन ऊंचा ईश्वाकार नामक पर्वत है। उसी प्रकार उत्तर भाग में भी एक ईश्वाकार पर्वत है। उन 2 पर्वतों से विभाजित पूर्व घात की खंड और पश्चिम घात की खंड, ऐसे 2 भाग जानना। पूर्व घात की खंड द्वीप के मध्य में 84,000 योजन ऊंचा और 1,000 योजन गहरा छोटा मेरु है, तथा पश्चिम घात की खंड में भी ऐसा ही एक छोटा मेरु है। जिस प्रकार जम्बू द्वीप के महामेरु का भरत आदि क्षेत्र, हेमवत आदि पर्वत, गंगा आदि नदी और पद्म आदि सरोवर का दक्षिण और उत्तर दिशा संबंधी वर्णन किया है, उसी प्रकार इस पूर्व घात की खंड के
और पश्चिम घात की खंड के मेरु संबंधी भी जानना। अतः घात की खंड में जम्मू द्वीप की अपेक्षा संख्या में भरत क्षेत्रादि दुगुन होते हैं, परंतु लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा से दुगुने नहीं है। कुल पर्वत विस्तार की अपेक्षा से दुगुन है, परंतु लंबाई की अपेक्षा से दुगुने नहीं है। उस घात की खंड द्वीप में जैसे चक्र के आरे होते हैं, वैसे आकार के कुलाचल है। जिस प्रकार चक्र के आरे में छिद्र भीतर की तरफ संकरे संकीर्ण होते हैं और बाहर की तरफ चौड़े होते हैं, उस प्रकार क्षेत्रों का आकार जानना। यहाँ पे जो बताया है पूरा धात की खंड अपन ने अभी बात करी थी कि ये क्या है, ये जम्बू द्वीप गया, समुद्र गया, तो इनके बीच में क्या वज्र की दीवारें हैं। उन दीवारों को कोई ला, वो दीवारें जो है बहुत ऐसी है, तो क्या उससे लिमिट बन जाती कि यहाँ पे द्वीप है, ये समुद्र है, ये सब नेचुरली बना हुआ है। ऐसा नहीं कि समुद्र का पानी उड़ के जम्बू द्वीप में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वज्र की दीवारें बनी हुई है 8-8 योजन ऊंची। फिर उसके बाद क्या है, उससे डबल क्या है, धात की खंड द्वीप है। उसमें भी क्या है, पूर्व और पश्चिम दो भाग हो गए। वहां पे भी भरत, एरावत और ऐसे ही क्षेत्र हैं। वहां पे भी क्या है, मेरू है दो। देखिए फोटो दिखाते हैं हम वहां पे। आप अभी तीर्थंकर भी पूछे थे ना, वो भी बता देते हैं। देखिए जो अचल मेरू है और विजय मेरू है, ये कहाँ पे है, धात की खंड द्वीप में। पूर्व और पश्चिम में दो मेरू हो गए। और जो विद्युन्माली और मंदर मेरू है, ये मंदिर नहीं है, मंदर मेरू, ये कहाँ पे है, पुष्करार्ध द्वीप में। ऐसे 2.5 द्वीप में 5 मेरू होते हैं। ठीक है। अगर कोई धात की खंड में तीर्थंकर हुआ तो उसको यहाँ पे नहीं लेके जाएंगे मेरू पर्वत पे, ये उसको कहाँ लेके जाएंगे, अचल मेरू पे लेके जाएंगे या विजय मेरू पे लेके जाएंगे, जिस एरिया में हुआ है। कोई पुष्करार्ध द्वीप में हुआ तो उसको उठा के यहाँ नहीं लाएंगे मेरू पर्वत पे अभिषेक करने, यही कर लेंगे विद्युन्माली मेरू पे। ये सिस्टम है यहाँ का, व्यवस्थित, पूरा व्यवस्थित सिस्टम है सब कुछ। अब अभी तो ये उसको देखिए, छोटा मेरू क्यों बोलते हैं? कौन से को। अभी मैंने पढ़ा उसमें आया ना छोटे मेरू हाँ, ऐसा। छोटे मेरू इसलिए है कि जो बीच वाला है सुदर्शन मेरू, ये क्या है, ये हाइट में बड़ा है। और ये जो बाकी के 4 मेरू हैं, ये हाइट में क्या है, छोटे हैं इससे। इसलिए क्या है, ये अच्छा। इसलिए उसको छोटे मेरू बोलते हैं बाकी के चारों को। अच्छा। हाँ, हाइट में कम ओके। है वो। अभी जो तीर्थंकर होते हैं 20, ये क्या है, ये सब जगह 32-32 ये है विदेश भूमिया। तो 8 भूमियों में मिला के 8 क्षेत्रों के एक तीर्थंकर होते हैं। जैसे सीमंदर स्वामी जी, ये यहाँ पे 8 क्षेत्रों के मिला के हुए। इन 8 क्षेत्रों के मिला के कौन से हुए, युग मंदर, फिर बाहु, सुबाहु। ऐसे जम्बू द्वीप में कितने तीर्थंकर हैं, 20 में से 4। धाती खंड द्वीप में कितने, 8, क्योंकि 4 इधर 4 इधर। और पुष्कर द्वीप में 4 इधर 4 इधर, ऐसे 20 तीर्थंकर हो गए। ठीक है, ये तो अभी हुआ। एक समय ऐसा आया जब क्या हुआ, सभी क्षेत्रों में इंडिविजुअल तीर्थंकर हो गए। तो जम्बू द्वीप के 32 क्षेत्रों में कितने हो गए, 32 तीर्थंकर हो गए, एक एक क्षेत्र में 32। और ऐसे कितने हैं, 5 विदेश क्षेत्र हैं। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 5, 160 तीर्थंकर हो सकते हैं मैक्सिमम एक साथ। ठीक है। और ऐसे ही भरत क्षेत्र में 5 भरत में तीर्थंकर हो जाए और 5 एरावत में हो जाए, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। एक विधान भी है अजितनाथ 170। हाँ, अजितनाथ भगवान अजितनाथ के समय भगवान में। के समय में हुए थे ना। हाँ हाँ, 170 तीर्थंकर विधान भी होता है। राजमल जी पवैया जी द्वारा, जिन्होंने पंचपरमेश्वर की पूजा भी लिखी है ना, उन्होंने 170 तीर्थंकर विधान लिखा है। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा विधान है। मतलब इतना अच्छा है, लय भी अच्छी है, और जो उसमें से माल निकल के आता है, जो शब्द है और जो उसमें बातें हैं, इतनी अच्छी है कि पूरे 170 तीर्थंकर की वंदना भी हो जाती है और भावात्मक रूप से भी बहुत अच्छी बात मिलती है। कितने 170 कितने टाइम होता है? है। कितने टाइम में होता है? एक दिन में होता है कि ज्यादा दिन चाहिए? अपने को ऐसा थोड़ी कि एक ही दिन में सब खत्म करना है। आपको अगर नहीं 10 नहीं, दिन मैं चाहिए तो पूछती आप, हूँ कि कितने दिन, जैसे सिद्ध चक्र विधान 8 दिन का होता है ना, ऐसे ये कितने दिन का होता है? ये तो क्या है, जनरली लोग एक ही दिन में कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए बहुत दिन तक करें उसको। एक दिन में भी कर लेते हैं, टाइम नहीं हो तो 2 दिन में कर लेते हैं। उसका तो ऐसा सिस्टम रहता है।
तो कितना वर्ग होते हैं उसमें? कितने अर्घ लेने होते हैं? उसमें 170 तो रहेंगे, क्योंकि 170 तीर्थंकर का अर्घ चढ़ाएंगे ना। और क्या है अच्छा। कि वहां पे अलग अलग पूजाएं रहती है, उसमें बहुत सारी पूजाएं हैं, करने के लिए बहुत अच्छा है। तो पुस्तक पीडीएफ में भेज दूंगा ग्रुप पे, आप लोग देखना उसको। अच्छा है हम बहुत। 28 अभी ये फागुन मास में हम सिद्ध चक्र विधान करने वाले हैं इधर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अष्टालिका में, अष्टालिका में। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अच्छा है, अच्छा बहुत वहाँ अच्छा भी। है, वो भी बढ़िया है। तो ये क्या 170 का ख्याल आया, तो वो मैं भेज दूंगा, है ना। नाम भी नहीं है तो समय हो गया, करेंगे। इसलिए अशोक जी को बोलना, अशोक जी करते हैं सब, तो अशोक जी को अशोक जी कराएंगे तो हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। अब आगे क्या है, अपन समय हो गया है। एक पैराग्राफ और हाँ। पढ़ लेते हैं, एक्चुअली क्या है, ये कंप्लीट हो जाएगा। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, बस एक। पढ़िए, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। इस प्रकार के। इस प्रकार के घातकी खंड द्वीप को 8 लाख योजन के गोल विस्तार वाला कालोदक समुद्र घेरे हुए है। उस कालोदक समुद्र से बाहर 8 लाख योजन नल ने पर पुष्कर द्वीप के आधे भाग में गोलाकार चारों दिशाओं में मानुसोत्तर नामक पर्वत है। उस पुष्करार्थ द्वीप में भी घातकी खंड द्वीप के समान दक्षिण और उत्तर दिशा में ईश्वाकार नामक 2 पर्वत है, और पूर्व तथा पश्चिम दिशा में 2 छोटे मेरु हैं। इसी प्रकार भरत आदि क्षेत्रों का विभाग जानना। परंतु जम्बू द्वीप के भरत आदि की संख्या की अपेक्षा से यहाँ भरत आदि क्षेत्र दुगुने हैं, घातकी खंड द्वीप के भरत आदि की संख्या की अपेक्षा से नहीं। कुलाचलों की लंबाई तथा चौड़ाई घातकी खंड के कुलाचलों की अपेक्षा से दुगुनी है। दक्षिण में विजयार्थ पर्वत की ऊंचाई का प्रमाण 25 योजन, हिमवत पर्वत की ऊंचाई 100 योजन, महाहिमवत पर्वत की ऊंचाई 200 योजन और निशत पर्वत की ऊंचाई 400 योजन है। उत्तर भाग में भी पर्वतों की ऊंचाई का प्रमाण उसी प्रकार है। मेरु के समीप में गजदंतों की ऊंचाई 500 योजन है, और नील तथा निशत पर्वतों के समीप गजदंतों की ऊंचाई 400 योजन है। वक्षार पर्वत वक्षार पर्वतों की ऊंचाई नदी के समीप में और अंत में नील निषद के समीप में 400 योजन है। मेरु पर्वत के अतिरिक्त शेष शेष पर्वतों की ऊंचाई जितनी जम्बू द्वीप में कही थी, उतनी ही पुष्कराल तक के द्वीपों में जानना, तथा क्षेत्र पर्वत नदी देश नगर आदि के नाम भी वे ही है। उसी प्रकार 2 कोस ऊंची 500 धनुष चौड़ी पद्मराग रत्नमय वनादि की वेदिका भी, भी सब समान है। इस पुष्करार्थ द्वीप में भी चक्र के आरे के आकार के पर्वत और आरों के मध्य छिद्र समान क्षेत्र जानना। मानुषोत्तर पर्वत के भीतरी भाग में ही मनुष्य रहते हैं, बाहर के भाग में नहीं। उन मनुष्यों का जघन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त का, उत्कृष्ट आयुष्य 3 पल्य का, और मध्यम में मध्यम भेद अनेक है। तिर्यंचों का आयुष भी मनुष्यों के समान है। इस प्रकार असंख्य द्वीप समुद्र में विस्तृत तिर्यंक लोक के मध्य में 2.5 द्वीप प्रमाण मनुष्य लोक का संक्षेप में व्याख्यान किया। ये पूरा मनुष्य लोक का वर्णन चला। हमने वो जो धाती खंड द्वीप था उसके बाहर के क्षेत्र में कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो सब बता दिया, आपको पहले ही बता दिया था। मुद्दे की बात इतनी है कि मनुष्यों की आयु उत्कृष्ट जो होती है वो 3 पल्य और जगन्य अंतर मुहूर्त, और तिर्यंचों की भी आयु ऐसी ही होती है। ऐसा अपना मनुष्य लोक का पूरा वर्णन चला है। अब इसके बाद मानुषोत्तर पर्वत के बाहर क्या है वो चलेगा। फिर ऊपर जाएंगे, ज्योतिषी लोक को देखेंगे, और ज्योतिषी लोक चंद्र सूर्य ये सब देखने के बाद अपन चलेंगे उर्दू लोक में। ऐसे पूरा अभी और लोक भावना का अपना वर्णन चलने वाला है। आप इसको और पढ़ना चित्र वगैरह देख के, बाकी अपन इसको समझेंगे फिर। ठीक है, इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ऊढ़ो। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।